हेलो एवरीवन, हम लोग जो इस वीडियो लेक्चर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, आई थिंक क्लैट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लोग एक डीप डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ MCQs के साथ हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग सेम सेक्स मैरिज का जो अभी रिसेंटली वर्डिक्ट आया है उसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस लेक्चर को ठीक से देखना और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए आप आगे बढ़ना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं संदीप और टीम क्लैट प्रेप में आपको वेलकम करता हूं। हम सबसे पहले डायरेक्ट जाते हैं कि LGBTQ का मैटर कहाँ से शुरू होता है। तो पहली बात, LGBTQ में जो लीगल मैरिज है उसके रिगार्डिंग ये सब बातें चल रही थी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अभी जो जजमेंट आया है उसमें साफ मना कर दिया गया है कि जो LGBTQ कमेटी है उनको मैरी करने का जो राइट मांग रहे थे वो देने से मना कर दिया है। सबसे पहले हम आते हैं कि क्या है ये LGBTQ प्लस कमेटी। तो पहले मैं एक डायग्राम से बताऊंगा कि क्या है LGBT और QI प्लस कमेटी। सबको देख लेंगे, LGBTQI प्लस कमेटी। तो एक एक कर देखना। सबसे पहले L, सबको पता होगा कि यहाँ L फॉर द लेस्बियन, मतलब वुमेन्स और वुमेन्स, फीमेल और फीमेल आपस में अगर फिजिकल रिलेशन बनाती हैं तो वो हमें लेस्बियन में काउंट होगी। Z बिलोंग्स टू गे मतलब मैन और मैन दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो गे में काउंट होंगे। नाउ समझना, B मतलब बाइसेक्सुअल का मतलब भी कोई भी पर्सन, कोई भी लड़की हो या लड़का दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और दोनों से फिजिकल रिलेशन बनाए तो वो काउंट होगा यहाँ पे बाइसेक्सुअल। T फॉर द ट्रांसजेंडर मतलब हो कि ये जो पर्सन था उसने अपने जो उसका जेंडर था उसने उस जेंडर को चेंज किया है, वो ट्रांसजेंडर में काउंट होगा। फिर आएगा यहाँ पर LGBTQ, क्योंकि क्यूरियस जिसे कहते हैं, क्यूरियस या क्वेश्चनेबल कमिटी बोलते हैं, जिसको ये पता नहीं होता कि मैं किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या मेंस की ओर या वुमेन या मेल या फीमेल की ओर, तो वो क्यू कम्युनिटी में आता है। आई का मतलब होता है, दो चीजें आती हैं। आई का मतलब ऐसा होता है जो ऑलरेडी मतलब जिसके हार्मोन इस तरह डेवलप हुए होते हैं जो मेंस में भी काउंट होता है और वुमेन्स दोनों में काउंट होता है, और या दोनों कंप्लीटली डेवलप नहीं होते हैं उसकी बॉडी, तो वो क्यों। और ये ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसका अट्रैक्शन दोनों की ओर नहीं होता, ना ये मेल की ओर अट्रैक्ट होता है ना फीमेल की ओर अट्रैक्ट होता है, तो वो रीजन यहाँ पर आता है। तो प्लस मतलब इससे रिलेट करते हुए अदर कम्युनिटी जो प्लस में काउंट होती है। तो ये LGBTQ जो हमारी कम्युनिटी है यहाँ पर इसको हमने डिफाइन किया। लेसन, आपको पता होगा कि इनके लिए हम लोग जब भी आप फॉर्म भरो या कोई भी भरो तो वहाँ पर LGBTQ जो हमारा मैन मतलब मेल फीमेल का ऑप्शन होता है, अदर का ऑप्शन नहीं आता। तो हमने अदर के ऑप्शन देना शुरू किए। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, शायद आप लोग को पता है, कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज बनाए गए थे जो गे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो मेरे समझ से आपको मुझे कमेंट बॉक्स करके उनका नाम बताना जिनको अभी गे कम्युनिटी के होते हुए भी उनको जज बनाया गया था। उनको नहीं बनाया दिया था, बाद में जजमेंट आया कि ऐसा कुछ नहीं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उस बेस पे जज बनाया गया था। प्लीज उनको भी एक बार आप नोट डाउन कर लेना। नाउ मैं कल वाले जजमेंट में आता हूँ, कल ऐसा क्या हुआ और फिर इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आऊंगा। समझना, यहाँ पर जो जज थे, एक जज, दो जज, तीन जज जो थे वो इसके अगेंस्ट में गए कि यहाँ पर हमें मैरिज की परमिट, शादी की परमिट नहीं दे सकते हैं, सेम सेक्स के रिगार्डिंग शादी की परमिट नहीं दे सकते। आप जानना PS नरसिम्हन, जो S रविंद्र भट्ट थे, और यहाँ पे हिमा कोहली बहुत ज्यादा न्यूज में थी, शायद आप लोग को पता हो, कुछ दिन पहले उस जजमेंट में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरा में DY चंद्रचूड़ और SK कौल, दो ये जजमेंट थे जो फेवर कर रहे थे कि इनको मैरिज का राइट मिल सकता है। तो ऐसे करके यहाँ पे 3 और 2, 3 और 2 से इस ये वर्डिक्ट यहाँ पर आया। तो इस तरह से जो ये राइट था उसको खत्म कर दिया गया। मैं आता हूँ इसके थोड़ी से बैकग्राउंड में और इसके वर्ड सिनेरियो में आता हूँ। लेसन सुनना। सबसे पहले मैं देखूँ कि इस दुनिया में क्या स्टेट चल रहा है और इंडिया में क्या स्टेट है। पहले इंडिया में आते हैं तो देखना, एक बात सुनना। सबसे पहले जब हमारा इंडियन पिनल कोड IPC बना था, तो जो IPC बना था वो ब्रिटिश के समय जो IPC बना था वो 1860 में था। उसमें से एक सेक्शन जोड़ा गया 377 में ऐसा कहा कि अगर सेम सेक्स के दो पर्सन है, या मेल है या फीमेल है, अगर आपस में रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा। तो 377 एक क्रिमिनल ऑफेंस को दिखा रहा था। लेकिन 2001 में पहली बार इनके लिए आवाज उठाई गई LGBTQ के लिए। फिर आना आप सीधे 2009 में 2009 में क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है। इसको याद करना, दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली का इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है जिसमें कहा गया, इसमें नाज फाउंडेशन ने केस डाला था और इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो पहली बार यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, मतलब मेल फीमेल दोनों ले समझते हैं। यहाँ पर हवाला दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 का, फ्री टू चूज का। तो आर्टिकल 21 इस बात की परमिट देता था कि आप कोई भी मेल फीमेल दोनों सामने सकते हो, बट
एक अगेंस्ट अपोजिट में फैसला 2013 सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से इसको रिवर्स डिसीजन किया, इसे रिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिया गया और इसको खत्म कर दिया गया। नाउ 2018 लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और ये डेट थी नवंबर 2018। इस नवंबर 2018 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया, इसे नवतेज सिंह जौहर केस भी कहते हैं। तो नवतेज सिंह को भी नाम है, नवतेज सिंह ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो केस कहते हैं। और इस केस में फिर से इस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी मांगी इन कंपनी से और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसे फिर से डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और इस तरह से कंप्लीटली इनको 377 को रिमूव कर दिया गया। और यहाँ पर मेल फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, इस बात की परमिट दी गई। कहा जाता है कि यहाँ पर सारी कंट्रोवर्सी को एंड होना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि कंट्रोवर्सी का जनरेट भी है इसे। जब ये दोनों साथ में रह सकते हैं कहा गया, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन आया कि इन दोनों को शादी करने की परमिट दे देनी चाहिए। और इनने इसी बिहार पर केस डाला गया। केस के हर हाई कोर्ट में अलग अलग केस पड़े हुए थे, लेकिन हुआ क्या यहाँ से कि हर हाई कोर्ट में केस पड़े थे, उन सब केस को इस बार मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया। याद रखना, अगर स्टेट की बात करूँ तो पहला ऐसा स्टेट कौन सा जो ऐसा करने वाला था इंडिया में, वो केरला था, जिसने इसको परमिट देने की बात की मैरिज की, शादी को। केरला ने इसके पहले शुरुआत की थी, ठीक है ना। 2019 याद रखना, 2019 में जो प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019 से यहाँ पर ट्रांसजेंडर को इस बात की परमिट दी गई थी कि वो साथ रह सकते हैं। नाउ आगे आते हैं हम लोग इन पूरी बात को समझते हैं। तो हर हाई कोर्ट के जो पूरे वर्डिक्ट थे उनको 2023 में कोर्ट ने मंगाए गए। शायद आप लोगों ने मार्च मंथ में देखा होगा, ये बहुत सारा न्यूज बना हुआ था। मार्च मंथ में कई सारी हियरिंग हुई, इस जजमेंट को होल्ड किया गया। होल्ड करने के बाद यहाँ पर कल जजमेंट आया, 5 जज थे और ये हिस्टोरिकल बात। थोड़ा सा मैं इसमें एक बार वर्ल्ड के सिनेरियो देख लेता हूँ, फिर हम लोग ज़्यादा अच्छा होगा कि हम आगे वाले को देखें। तो वर्ल्ड इस दुनिया के सिनेरियो से देखें तो वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री कौन था? नीदरलैंड, जिसने 2001 में यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला नीदरलैंड था। दूसरा कंट्री था बेल्जियम, जिसने 2003 में लीगलाइज किया। बट अगर एशिया से देखें, एशिया फर्स्ट कंट्री कौन था यहाँ पर एशिया ताइवान था, जिसने सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर लीगलाइज किया। तो एशिया का फर्स्ट ये था। ये इंडिया में आज सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज नहीं है। इस बात को आज वर्ल्ड में, दुनिया में फिर से देखना, 32 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगल अथॉरिटी दी गई है कि वहाँ पर सेम सेक्स मैरिज की जा सकती है। अब आते हैं हम इस वाले वर्डिक्ट में। जब ये सारी बातें पहुंची, कल क्या वर्डिक्ट आया, हम उस वर्डिक्ट को एक इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल, जिस आर्टिकल में इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया था, मैं वो आर्टिकल यहाँ पर लगाता हूँ और सारी बातें करते हैं इसकी पूरी कंक्लूजन। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको रीड कर लेना, सारी बातों को पढ़ लेना। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेशन का मैंने आर्टिकल लगाया हुआ है। 5 जजों की पूरी बात, 5 जजों बात आपको पता है 3 और 2 से जजमेंट आया। इनको हम लोग मेजोरिटी कहते हैं और इनको हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं कि माइनॉरिटी में जजमेंट था, मेजोरिटी था। बात चल रही थी यहाँ पे 3 आर्टिकल्स की, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19। हम एक ही करके सारे आर्टिकल को पहले देख लेते हैं, बाद में मैं इस केस में जाऊंगा। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को बिलोंग करता है, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द सेक्स, जेंडर, उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। तो आप देखो कहीं ना कहीं से लिंक हो रहा है कि आर्टिकल 15 के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इनको शादी की परमिट नहीं दी गई। दूसरा आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू मैरिज, राइट टू मैरिज। तो ये दूसरी बात कर राइट टू मैरिज, जिसे अब तो कंप्लीटली यहाँ से खत्म कर ही दिया गया। आज राइट टू मैरिज नहीं है। हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़ा करते थे राइट टू मैरिज इज द फंडामेंटल राइट। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया 2 चीजों में। एक डिफरेंस किया गया व्हाट इज द फंडामेंटल, दूसरा व्हाट इज द फंडामेंटल राइट। दोनों में डिफरेंस बताया गया। फंडामेंटल वो चीजें होती हैं जो हमें नीड होती हैं, बट ऐसा मतलब नहीं कि उनको फंडामेंटल राइट किया जाए। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब है कि आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो आर्टिकल 32 से, और हाई कोर्ट में 226 में से कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और वो हमारी इन्फोर्सेबल हो जाएंगी। इन्फोर्सेबल हो गए, देना पड़ेगा। ऐसा कुछ कहा गया कि एक पर्सन खुश रह सकता है शादी करके, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर उसकी शादी नहीं हुई हो तो वो गवर्नमेंट से आके कहे कि मेरी शादी करवाओ, वरना मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, मैं कोर्ट में चैलेंज करने वाला हूँ। तो उस बिहाफ पर इस बार इन 5 जज ने मिलकर एक साथ इस राइट टू मैरी को कंप्लीटली खत्म कर दिया। और राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात आज हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। बट राइट टू चूज इज द फंडामेंटल राइट, और राइट टू चूज के बिहाफ पर 2018 का जजमेंट पूरा टिका हुआ था, जहाँ पर कहा गया कि आप किसी भी पर्सन को चूज कर सकते हो, अपना पार्टनर को चूज कर सकते हो। बस ये बात यहाँ पर आई आर्टिकल 21 की बात। अब आर्टिकल 19 कैसे यहाँ पर लिंक हुआ उसको भी समझना। इनमें बताया
गया यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि यहाँ पर यूनियन बना सकते हो। मैं इस यूनियन को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे इस बात में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सिविल यूनियन बनाया जा सकता है। इस सिविल यूनियन की परमिट दे दी गई है। अब इस जजमेंट से आउटपुट क्या निकल के आया देखना। पहला डिस्कशन चल रहा था यहाँ पर राइट टू मैरी में। तो राइट टू मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट कहता था कि हम राइट टू मैरी हमारा राइट है, बट इसको कंप्लीटली पांचों जज ने यहाँ पे मना कर दिया कि राइट टू मैरी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। आज के बाद राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट समझना स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जो बात आई, कहा कि हमारा चैलेंज कहां पे होगा। तो पांचों जज ने चार ही 1 2 3 4 ही मैटर पर डिस्कशन होने वाला था। पहला मैटर तो सबने एक साथ कहा कि राइट टू मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो नहीं हो सकता। दूसरा जो मैटर आया यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट, कहा कि हमारे सामने चैलेंज क्या है सबसे बड़ा। तो कहा गया जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट जो था 1954 का, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर अदर कास्ट के लोग हैं, अदर रिलीजन के लोग हैं, वो किस तरह से शादी करेंगे उसके बारे में सारी बात एक्सप्लेन की गई। और वहीं पर एक बात लिखी गई है कि 2 पर्सन आपस में शादी करेंगे, वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं या अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, 2 पर्सन लिखा हुआ था। वहीं से एक नया डिस्कशन स्टार्ट हुआ। जो राइट टू मैच को सपोर्ट करने वाले पिटिशनर थे उनने कहा कि वहाँ पे 2 पर्सन लिखा हुआ है, ना कि 2 जेंडर को डिस्क्राइब किया गया। तो यहाँ पर इंटरप्रेट करते हुए जजमेंट दिया गया कि 2 पर्सन को कहा गया है, तो ये जरूरी नहीं कि 2 पर्सन सेम जेंडर के हो जाने चाहिए। सारे लोगों ने एक साथ कहा 2 पर्सन का मतलब एक मैन है और एक वुमेन है, या मेल है या फीमेल है, उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया। तो उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि जो 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे पिटिशनर ने फिर से हवाला दिया कि जो यूएस है उस यूएसए में ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउड किया गया है इसी बिहाफ पर। तो यहाँ पे जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा कि वहाँ की कंडीशन दूसरी और हमारे यहाँ कंडीशन दूसरी, हम उसके बिहाफ पर अपने यहाँ पर इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो ऐसे करके उस पिटिशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। नाउ अदर बात आई जहाँ पर एडॉप्शन चाइल्ड की, ये एक अच्छी बात थी। स्पेशल मैरिज एक्ट आप याद है 1954, यहाँ पे एडॉप्शन राइट को ये एक अच्छा था, ये एक अच्छी वर्डिक्ट थी। एक नया चीज जो आपको पता है, एडॉप्शन राइट को कंट्रोल करने का काम करता है CARA कारा, जिसका फॉर्मेशन 1990 को हुआ था। आप बाकी एडॉप्शन राइट है, यहाँ पे 2 एडॉप्शन राइट बताए गए। मैं उन एडॉप्शन राइट को डिस्कस करूंगा, हम पूरे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 3 एडॉप्शन राइट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे जो हमें काम के। लेसन सुनना कि जो एडॉप्शन राइट है, एडॉप्शन राइट एक्चुअली कहा गया कि एक कपल है, ये मैन है, ये एक वुमेन है, अगर इन दोनों ने 2 साल से शादी कर रखी है उसके बाद किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि 2000 तब इन पिटिशनर का कहना था कि एक बात बताओ कि जब शादी नहीं होगी तो हम अडॉप्ट कैसे करेंगे। तो हमारे पास एडॉप्शन राइट तो रहा नहीं, बात सही थी इनकी एडॉप्शन। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि मैं इस बात से डिसएग्री करते हैं कि जब 2 साल शादी हो जाए तभी कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करके खुश रख सकता है या उस रिलेशन को आगे बढ़ा सकता है। तो कहने ये बात गलत है। हो सकता है एक पर्सन भी चाहे लोगों को खुश रख सकता है या उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर एक मैन है और एक मैन है, तो वो हमेशा किसको एक लड़के बॉय को ही, एक लड़की को ही अडॉप्ट कर सकता है। अगर एक कोई गर्ल है, वो गर्ल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है, मेल और फीमेल दोनों को अडॉप्ट कर सकती है। तो कहा गया हम इस बिहाफ पर भी तो अडॉप्शन कर सकते हैं। अगर इस बिहाफ पर अडॉप्शन नहीं हो सकता तो इस बिहाफ पे भी तो अडॉप्शन किया सकता है। तो ये भी बात सही थी कि इस बात और कहा गया कि हम इसमें थोड़ा सा रूल को चेंज करने की कोशिश करेंगे और चेंज करके दूसरा रूल बना देंगे ताकि अडॉप्शन हो सके। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि यहाँ पर पहली बार अडॉप्शन राइट किसको मिला है, इस कमिटी को अडॉप्शन राइट मिला। देखो एक थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूँ तो आप ये नहीं देखते कि जब से हमारा ये स्टार्ट हुआ तो हम थोड़ा सा फेवर करता जा रहा है। एक साथ चेंज करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे फेवर करती जा रही है, इसको गवर्नमेंट नहीं सॉरी हमारी जुडिशरी फेवर करती जा रही है इनकी। ये पहले थोड़े से राइट, फिर थोड़े राइट, फिर ज़्यादा राइट, फिर ज़्यादा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग भी मूव कर जाएंगे, इनको एक राइट देने में ऐसा मूव होगा। यही हो रहा है पहले से भी, बट गवर्नमेंट किसके सपोर्ट पे, ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे अप्रैल में गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये डिसीजन किसके फेवर में, मतलब आप क्या फेवर करते हो। तो सहार में था सॉलिसिटर जनरल इसमें अगेंस्ट में इसमें मतलब पिटीशन फाइल कर रहे थे। तो उनने कहा कि हम लोग कंप्लीटली अगेंस्ट हैं इस मैरिज के। रीजन क्या कहा कि बहुत बड़े चेंज करने पड़ेंगे। और यही बात से एग्री कर गए पूरी जो 5 जज थे कि बिल्कुल आज हम अगर इनको राइट दे भी देते हैं शादी का, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी। अगर मैं राइट दे दिया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे कि इसके रूल कौन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पार्लियामेंट की।
पार्लियामेंट अगेंस्ट में है तो पार्लियामेंट रूल ही नहीं बनाएगा, रूल नहीं बदलेगा मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट को नहीं बदलेगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को नहीं बदलेगा, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। और कहा कि पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों अलग हैं। हम अगर कहें कि वो रूल बना दे तो हम बना नहीं सकते, क्यों कि दोनों की पावर अलग है आर्टिकल 50 से। तो इस कारण से उसका एक साथ होना कंपलसरी, और यहाँ पर अगेंस्ट है तो भी हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के पास जाती है कि अगर वो इसको एप्लीकेबल करना चाहते तो एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई। तो ये चाइल्ड अडॉप्शन की इनको परमिट दे दी गई है, याद रखना इस बात। एक अच्छी बात है सिविल यूनियन, ये आप सब जानते हो सिविल यूनियन की बात। तो यहाँ पर सिविल यूनियंस की बात कही गई, तो सिविल यूनियन क्या होता है कि यूनियन बनाने की पावर है कि नहीं है। यहाँ पर सिविल यूनियन के लिए तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने खुद कहा कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, उससे इनके सिविल यूनियन बनाएंगे। सिविल यूनियन का यूनियन बनाना एक राइट होता है, वो आर्टिकल 19 देता है सिविल यूनियन बनाने की। तो सिविल यूनियन की बनेगी, ऐसी बात यहाँ पर रखी गई है। तो इसके फेवर में यहाँ पर जजमेंट है। तो ये जजमेंट के जो पूरे पॉइंट थे वो पूरे पॉइंट देखें तो सिविल यूनियन बनाने का राइट मिला है, एडॉप्शन राइट मिला है, मैरिज का राइट खत्म कर दिया गया, मैरिज का राइट खत्म कर दिया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट में अभी कोई उसका जो इंटरप्रिटेशन था दो लोगों का, उसके इंटरप्रिटेशन को इंटरप्रेट करके कह दिया गया कि वो अपोजिट जेंडर ही इसमें लिंक कर सकते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने यहाँ पर जजमेंट पूरा यहाँ पर देखा। तो ऐसे करके, और राइट टू मैरी के लिए कि शादी की परमिट देनी चाहिए नहीं दे, और आपको पता है 3 और 2 से अलग अलग यहाँ पर वर्डिक्ट आ चुका है। शादी के लिए कुछ ये जजमेंट था, और बाकी के लिए पूरा यहाँ पर ये पिटीशन के लिए पूरी यहाँ पर वर्डिक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे करके जो राइट मिले हैं उनको भी हमने देखा, और जो राइट नहीं मिले ना सुनना बात को। तो ये बातें हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कशन जाना चाहूँगा वुमेन्स में, एक बहुत शॉर्ट डिस्कशन लेना चाहूंगा, क्योंकि ये वुमेन्स एक टॉपिक है, कहीं भी आ सकता है। मैं 2 मिनट में वुमेन्स के बारे में खत्म करता हूं। 2 चीजें और, एडॉप्शन राइट। शायद आपको पता है कि जो मुझे एबॉर्शन करना था, नॉट एडॉप्शन राइट। एडॉप्शन राइट को हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, एडॉप्शन राइट को कहोगे तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, बट मैं अभी एबॉर्शन राइट कर देता हूँ। एबॉर्शन राइट अभी मैटर चल रहा था, वो 26 वीक वाली फीमेल, 26 वीक की एक प्रेग्नेंट फीमेल है, अभी रिसेंटली बात बता रहा हूँ 2 दिन पहले की। तो 26 वीक की फीमेल है, और वो चाहती कि मैं अबॉर्ट करवाना चाहता हूँ। अब अबॉर्ट के लिए रूल क्या है, मैं रूल में जाऊँगा, पूरी कहानियों में नहीं। तो MTP जो एक्ट आया था, MTP 1971 को आया था, इसमें ये बात लिखी गई थी कि 12 वीक से कम, 12 वीक से कम का, अगर 12 वीक से कम का अगर कोई प्रेगनेंसी है तो उसको एक डॉक्टर की परमिट से हटाया जा सकता है। 12 से 20 वीक तक की कोई प्रेगनेंसी है तो उसे 2 डॉक्टर की परमिट से हटाया जा सकता है। इसके बाद वाले की जितनी बातें हैं उसे एक मेडिकल टीम हटा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया 2007 में, और कहा अगर 7 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसे एक मेडिसिन से हटाया जा सकता है। और इसमें 2021 में एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट, और इसमें चेंज कर दिया गया, कहा गया कि 12 को 20 कर दिया जाए, तो 20 वीक से कम को एक डॉक्टर के परमिट से हटाया जा सकता है, और 20 वीक से 24 वीक तक के बीच की जो चीजें हैं उसको हम लोग 2 डॉक्टर की परमिट से अबॉर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में एक मेडिकल टीम बैठेगी, मेडिकल टीम हटा सकती है। और इस मेडिकल टीम में यहीं पर लिखा गया है 7 चीजें अगर फॉलो हो रही हैं तो 7 चीजों के बिहाफ पर इसके बाद भी अबॉर्शन हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। बाद में 2022 में एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया जिसमें साफ मना कर दिया कि अब मैरिड वुमेन, ये तो सारा मैरिड वुमेन के लिए था, ये अनमैरिड वुमेन के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया गया। ठीक है ना। तो अब इन 7 चीजों में रेप विक्टिम नहीं हो। रेप विक्टिम के बाद रेप विक्टिम कहीं ऐसा नहीं कि उस फीमेल को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, फीमेल की डेथ हो सकती है, या उस जो चाइल्ड होगा उसके बहुत सारे कंसर्न है, या तो जो फीमेल है वो अनमैरिड है। तो ऐसे करके 7 कंसर्न को बनाया गया, उस बेस पर दिया जाता है। तो बस एक छोटी सी बात है जो मैंने यहाँ पर लिखनी चाहिए, याद रखना। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 इस बात की परमिट देता है कि मैं किसी को रखूँ या ना रखूँ, मेरी मर्जी। ठीक है ना। आज ही की बात में यहाँ पर मैरिज की बात आई, मैरिज की एज की। तो शादी की एज 1929 में इस बात को डिसाइड किया गया था कि शादी की एज, इसे बोला गया शारदा एक्ट बोला गया था। तो शारदा एक्ट में डिसाइड किया था शादी की एज 15 और 18 की जानी चाहिए। नाउ इसको बढ़ाकर 1978 में इसको बढ़ाकर कर दिया गया, इसको बढ़ाकर 18 और 21 कर दिया गया। 2021 में 21 जहाँ पर 2006 के वर्डिक्ट को बदला, 6 के एक्ट को बदला गया, और इसको बदलने की बात कही गई थी कि अब इसे 2021 कर देना चाहिए, बट ये पास नहीं हो पाया और अब इसको पेंडिंग कर देगा। नाउ फिर से हो सकता है जो अगला सेशन, बजट सेशन आएगा, विंटर सेशन आएगा, उसमें इसको फिर से इंप्लीमेंट करने की बात की जाए कि यहाँ पे मैरिज की एज बढ़ाई जा सकती है। तो ये मैरिज केस है। मैं अबॉर्शंस में भी आ जाता हूँ, जब आया तो एडॉप्शन लॉ में भी आ जाता हूँ। एडॉप्शन लॉ को देखते हैं कि कारा, इसको CARA इसको रेगुलेट करता है। कारा इसका फॉर्मेशन 1990 में हुआ था। थोड़ी सी बातों को देखना कि अगर एक कपल है,
एक मेल है और एक कौन सा फीमेल है, मेल फीमेल दोनों कपल है, इनकी एज मैं ईयर लिखता हूँ, इनकी एज को दोनों को जोड़ दिया जाए तो 110 साल से दोनों की एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत शॉर्ट में लिखा है, प्लीज़ देख लेना कि यहाँ पे मेल की एज फीमेल की एज दोनों को जोड़ दिया जाए तो 110 से प्लस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर केवल एक आदमी कोई मैन एक को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसकी एज हमेशा 55 से प्लस नहीं होनी चाहिए। फिर अगर कोई फीमेल अडॉप्ट करनी चाहिए तो उसकी एज 55 से प्लस नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद फीमेल कैन अडॉप्ट मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। तो फीमेल कैन अडॉप्ट मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। लेसन, मेल कैन अडॉप्ट ओनली मेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है। लेसन सुनना, एक बात देखना यहाँ पर कि हम लोग अगर एज का डिफरेंस देखो तो अगर कोई मैन है किसी बच्चों को अडॉप्ट करने गया तो इसकी एज माइनस अगर जिस चाइल्ड को अडॉप्ट किया उसकी एज का डिफरेंस 21 से माइनस कम नहीं होने चाहिए। बहुत शॉर्ट में लेकर समझा कि दोनों, मान लो जस्ट एग्जाम्पल देना, कोई पर्सन है 25 ईयर का किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहा है, उसकी एज 2 साल है तो दोनों का डिफरेंस 23 है, तो क्या ये 21 से कम है क्या नहीं है तो अडॉप्ट हो सकता है। अगर कोई मैन है जो 22 ईयर का है और 2 साल के बच्चों को अडॉप्ट करने गया तो इसका अडॉप्शन हो सकता है कि नहीं, एज का डिफरेंस 21 से कम हो जा रहा है ना। सुनना, एक मैन है, अगर यही फीमेल होती तो फीमेल की एज के लिए भी क्राइटेरिया ये बनती कि चाइल्ड की एज का डिफरेंस इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब बना इससे क्राइटेरिया। अब ये सब इसके क्राइटेरिया बनते हैं कि अडॉप्शन के जो क्राइटेरिया बनते हैं ये इंडिया में इरेगुलेशन है। मैरिज की उम्र भी, शादी की उम्र भी मैंने यहाँ पर शादी की उम्र के बारे में भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अबॉर्शन के बारे में डिस्कस, तो ये थोड़ा वुमेन्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो ये भी प्लीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। ना समझना, कुछ क्वेश्चन के साथ आसान से क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा होगा। पहला, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया। आज लीगल स्टेटस क्या है, तो मैं इसमें साफ कर सकता हूँ कि लीगल स्टेटस कि सेम सेक्स जो है मैरिज नहीं हो सकती। वही ना, सेम सेक्स मैरिज नहीं हो सकती, अगर हुआ तो क्रिमिनलाइज हो जाएगा। तो लीगल स्टेटस ऑफ सेम सेक्स मैरिज, तो ये क्रिमिनलाइज नहीं, डीक्रिमिनलाइज बट नॉट एक्जेक्टली लीगलाइज, ठीक है ना। तो मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा। इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ने किस साल में कंप्लीटली वर्डिक्ट दिया था। आप याद रखना 2009 का दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, 2013 फिर से इसे पलट दिया गया और फिर 2018 समझ गया ना। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा खत्म किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको वर्डिक्ट दे दिया, तो 2018 इसमें क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC, कौन सा सेक्शन है, तो सबको पता है 377 सेक्शन। यहाँ पर इसको खत्म कर दिया गया था, कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था। नाउ नेक्स्ट देखना, while the same sex marriage is not explicitly legalized in India, LGBTQ individual the country had been the gain the significant the area। अच्छा देखो कौन कौन से उनको राइट मिल सकते हैं। लेसन, मैंने अभी बताया आप लोग को कि यहाँ पे तो मैं ऑल ऑफ द वे कर रहा हूँ अभी तक, लेकिन जो जजमेंट आया यहाँ पे एडॉप्शन राइट क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी राइट नहीं मिलते इनको, हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं मिलती, आधार कार्ड नहीं बनता, राशन कार्ड नहीं बनता, ये कार्ड कुछ नहीं बनता उनका। लेकिन अब इस बार एडॉप्शन के लिए पहली बार राइट दिया गया, तो मैं अभी तो ये कर रहा था कि यहाँ पर तीनों राइट उनके पास नहीं है, तो ऑल ऑफ द एबव राइट सही हो जाते हैं, लेकिन अब आप कह सकते हो कि इनको एडॉप्शन राइट है। समझ गए ना बात। तो इसको ठीक से करना। एम्प्लॉयमेंट मतलब वो दोनों का नहीं कर सकते, हस्बैंड एंड वाइफ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते क्योंकि लीगल राइट नहीं। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ केयर के लिए स्कीम जो होती है कि चलो अगर कोई एक जॉब में दोनों लोग हैं, दो लोग जॉब में, तो अगर उसके हस्बैंड जॉब में है तो उसको आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है उसकी वाइफ को, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो वो बात यहाँ पे। फिर यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था, तो केरला बना था जिसने इसको जनरेट किया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोवाइड द सेम सेक्स कपल इन इंडिया, व्हाट इज द लीगल रिकॉग्निशन, क्या लीगल रिकॉग्निशन विदाउट मैरिज, यही इनका लीगल आज कंसर्न। तो ये सारी बन गई क्या हमारी पूरे से क्वेश्चन बन गए। तो मेरे समझ से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और चीज़ें सारी ठीक से आपने देखी भी होगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।